स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करेंगे अध्याय 2 जिसका नाम है नए राजा और उनके राज्य। नए राजाओं में कौन कौन से राजा आते हैं इसके बारे में जानेंगे और उनके राज्य। तो एक बार फटाफट आज की वीडियो का हम देख लेते हैं मेन हम क्या जानने वाले हैं। तो आज हम जानेंगे जैसे कि राष्ट्रकूट के बारे में, चाहमान के बारे में, गुर्जर प्रतिहार मतलब ये जानेंगे नए राजवंशों का उदय किस प्रकार हुआ, फिर राज्यों में प्रशासन किस प्रकार चलता था, फिर उसके बाद हम जानेंगे प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ ये धन के लिए युद्ध, इसी में हम जानेंगे मोहम्मद गजनवी इत्यादि के बारे में। तो आइए हम शुरू करें आज की ये अपनी वीडियो क्लास से। तो क्लास की शुरुआत में ही दिया हुआ है कि 7वीं शताब्दी यानी कि 600 ईस्वी के बाद, 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। इसमें मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप यानी भारतीय उपमहाद्वीप की बात की जा रही है। हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले राजवंशों को यहाँ पे दिखलाया गया। देखिए, जैसे यह है चाहमान, यहाँ पे है गुर्जर प्रतिहार, फिर उसके बाद यह है पाल वंश, और यहाँ पे राष्ट्रकूट, और उसके बाद चालुक्य है, पूर्वी चालुक्य जिसको वेंगी भी कहा जाता था, और इधर है ये आपका चोल, चेर और पांड्य यानी कि पांड्यन। इस तरीके से ये प्रमुख शासन थे, वंश थे, शासकों के वंश थे। अब इसके बाद यहाँ पे है नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी आते आते यानी कि 7वीं सदी जैसे ही शुरुआत होने वाला था, उपमहाद्वीप में विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी यानी भूमि के स्वामी, योद्धा, सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत यानी कि गुलाम या फिर अपने अंडर में रहने वाले या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे यह उम्मीद लगाते थे कि राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं और दरबार में हाजिर ले गए, उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। किन्हें? राजा को। यही लोग मातहत या फिर सामंत लोग जो होते थे वो राजा को सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत और महामंडलेश्वर के रूप में मानते थे। महामंडलेश्वर का मतलब है पूरे मंडल यानी कि पूरे क्षेत्र का स्वामी। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य यानी कि उनके मालिकाना यानी कि उनकी संप्रभुता को, उनकी सोवर्निटी को चुनौती भी दे देते थे। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में दक्कन में राष्ट्रकूटों का उदाहरण इसी तरह का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे यानी कि चालुक्य राजाओं के अंडर में आते थे। फिर 8वीं सदी के मध्य में, लगभग कह सकते हो 1750 के आसपास से 8वीं शताब्दी के मध्य में, एक राष्ट्रकूट प्रधान था जिनका नाम था दंती दुर्ग, ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया और उसे हराया, और हिरण्यगर्भ का मतलब होता है सोने के गर्भ, हिरण्यगर्भ नाम का एक अनुष्ठान किया। और ऐसा माना जाता था कि जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो जो याचक होता था यानी कि जो यजमान होता था वो जन्म से क्षत्रिय ना होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा, यानी कि यह अनुष्ठान ही क्षत्रिय होने के लिए किया जाता था। अब यहाँ पे ये देखिए, ये राष्ट्रकूट एलोरा की गुफा का ये चित्र है, जो कि एलोरा गुफा संख्या 15 का ये चित्र है, जिसमें विष्णु भगवान को नरसिंह के रूप में दिखाया गया है। यानी कि नरसिंह, नर यानी कि पुरुष और सिंह यानी कि शेर, पुरुष और शेर का जो रूप था नरसिंह अवतार, उसको दिखाया गया है। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम्ब मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने परंपरागत पेशे को छोड़कर
शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक यानी कि मयूर शर्मन ने कर्नाटक और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ने राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। राज्यों में अब प्रशासन की बात करें तो राज्यों में प्रशासन में कईयों ने महाराजाधिराज यानी कि राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती यानी कि तीनों भुवनों का स्वामी या राजा, चक्रवर्ती कहा जाता है। चक्रवर्ती यानी कि चक्र के समान पूरे तीनों भुवन का एक छत्र जो राज करता हो उसे चक्रवर्ती कहा जाता था। ऐसे भारी भरकम उपाधियां ये लेने लगे। इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी और ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। राजस्व यानी कि टैक्स, कर। इसी में से एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, 400 कर। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में अलग अलग तरह के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द इस्तेमाल किए गए। सबसे अधिक उल्लेख है वेटी, जो कि नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी कि ज़बरदस्ती उनसे मेहनत करवाई जाती थी, यानी कि ज़बरदस्ती श्रम और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए खजूर या फिर ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल करने पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाला कर इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। यानी कि ऐसे क्षेत्रों के लिए युद्ध लड़ा जाता था जहां से उन्हें धन प्राप्त होने की संभावना हो या फिर व्यापारिक मार्ग पर एकाधिकार करने की संभावना हो। व्यापारिक मार्ग पर इसलिए ये एकाधिकार करना चाहते थे ताकि इन्हें अधिक से अधिक कर के रूप में धन प्राप्त हो सके। राजस्व यानी कि टैक्स वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी। प्रभावशाली यानी कि जिनका वर्चस्व हो, जिनका बोलबाला हो, उन्हीं में से ये राजस्व वसूल करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करते थे। प्रायः यह वंशानुगत होता था, यानी कि बेटा फिर उनका बेटा, इस तरीके से पिता बेटा इस तरीके से होता था। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे, यानी कि राजा के ही नज़दीकी, जैसे कि उनका साला हो गया या उनका बहनोई हो गया या उनका दामाद है, इस तरह के लोग इसमें शामिल होते थे। प्रशस्तियाँ यानी कि प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख और भूमि अनुदान, यानी कि भूमि जो दान में दिए जाते थे। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दशः सत्य नहीं हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती है कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहता था, यानी कैसा दिखाना चाहता था। मिसाल के लिए वो अपने आप को सूरवीर, विजयी योद्धा के रूप में, चूँकि ये जो प्रशस्तियाँ होती थी वो ब्राह्मणों के द्वारा लिखी जाती थी और ये ब्राह्मण अक्सर प्रशासन में मदद करते थे, यानी कि ये सलाहकार के रूप में थे, यानी कि राजा का संरक्षण प्राप्त था, इसलिए उनकी बड़ाई करते थे। कई शासकों ने अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं नागभट्ट की उपलब्धियाँ। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है।
हमने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था, यानी कि 6ठी कक्षा के किताब में हमने पढ़ा था। तो समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य की बात जहाँ पे किए गए नए साम्राज्य, उस वाले चैप्टर में आप इसको देख सकते हो। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। तो अब जो इसमें जगह है, उस जगह को अगर हम मानचित्र में एक बार लोकेट कर लें, मानचित्र में पहचान लें, तो हमारे लिए आसान होगा। तो आइए हम पहले देखते हैं मानचित्र 1 पर इन जगहों को। अब ये देखिए, यह है मानचित्र 1। अब इसमें हम देखते हैं, जैसे ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर यहाँ है, मध्य प्रदेश में इस जगह पे है। और यहाँ पे जो इसमें बात की गई है वह है आंध्र। तो आंध्र का ये वाला क्षेत्र है। फिर है सैंधव, सैंधव यानी कि सिंध। तो सिंध यहाँ पे सिंधु और के आसपास का क्षेत्र है। फिर उसके बाद है विदर्भ, जो कि महाराष्ट्र का एक हिस्सा है। विदर्भ संभवतः इस क्षेत्र में था। और कलिंग जो कि यहाँ है, कलिंग और के राजा उनके आगे सभी धराशायी हो गए। नागभट्ट के बारे में बताया गया कि नागभट्ट से इन सब के राजा, यानी कि आंध्र, सैंधव, विदर्भ और कलिंग के राजा उनके आगे धराशायी हो गए। किनके आगे? नागभट्ट के आगे। कब? जबकि वो एक राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को भी हराया था। कन्नौज के शासक, यानी कन्नौज की स्थिति अगर देखें तो कन्नौज ये है। फिर उसके बाद उन्होंने बंग यानी कि ये वाला क्षेत्र है, बंग और अनरटा, जिसको अनर्त इसमें लिखा गया है, जो कि अभी हम देखेंगे। अनर्त मालवा इस क्षेत्र में है। और किरात वनवासियों को कहा जाता था। तुरुस्क यानी कि तुर्क। मत्स्य यानी कि ये दोनों ही मत्स्य इस क्षेत्र में, यानी कि उत्तर प्रदेश में ही कहीं स्थित है। तो इन सब को भी इन्होंने पराजित किया। तो अब फिर से हम आते हैं इसी प्रशस्ति पे, यानी नागभट्ट की उपलब्धियों को एक बार हम। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कहा गया है कि ग्वालियर, यह संस्कृत में लिखी गई प्रशस्ति थी। प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन कुछ इस तरीके से किया गया है कि आंध्र, सैंधव, विदर्भ, जिसको कलिंग के राजा इनके आगे धराशायी हो गए। किनके आगे? नागभट्ट के आगे, जब ये राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को भी हराया था, यानी कि विजित किया, यानी कि उनको जीत लिया था। उन्होंने वंग, जो कि बंगाल का हिस्सा था, अनर्थ जो कि गुजरात का हिस्सा था, अनरटा इसका नाम था, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात जो कि वनवासी थे, तुरुस्क यानी कि तुर्क, वत्स और मत्स्य ये दोनों उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। इन सभी राजाओं को पराजित किया। राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्रपत्रों पर अभिलेखित होते थे, जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। कुछ इस तरह का ये ताम्रपत्र होता था। इसमें थोड़ा संस्कृत और तमिल में लिखा हुआ ताम्रपत्र था ये। और इसमें ये जो लगा हुआ है, ये कड़ियों पर मुहर लगी हुई है। इससे ये पता चलता है कि यह प्रमाणिक दस्तावेज है, यानी कि इसको प्रमाणित, इसको कोई झुठला नहीं सकता। अब बात आती है कि जब भूमि दिया जाता था तो सिर्फ भूमि ही नहीं दी जाती थी, भूमि के साथ साथ और भी चीज़ें दी जाती थी। जैसे कि यहाँ पे ये दिया हुआ है, चोलों के द्वारा भूमि अनुदान जो किया गया है, चोल शासकों ने जो भूमि अनुदान किया है उसका एक अंश यहाँ पे दिया हुआ है कि मिट्टी के मेड़े बनाकर, साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीज़ें हैं: फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे, फलोद्यान यानी फल का बगीचा,
पेड़, कुएं, खुली जगह, चरागाह, एक गांव, बाम्बी यानी कि चींटी का जो घर होता है, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली ज़मीन, हौज़, अन्नागार यानी कि अन्न का भंडार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर जिसे यह भूमि मिलती है यानी कि वह ज़मीन जिसको भी दान में दिया जाता है वह इससे कर वसूल कर सकता है। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर जो लगाए गए कर होते हैं उसको भी वसूल सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। वह पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है। देखिए यहाँ पे एक बात जो दी हुई है कि वह पक्की ईंटों के ऊपर ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है। इससे एक बात पता चलती है कि उस समय में सभी को ऊंचे मकान बनाने का अधिकार नहीं था या उनको ये प्राप्त नहीं था यह अधिकार कि वो ऊंचे मकान बना सके। पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकता है, ऐसा भी करने का पहले अधिकार नहीं रहा होगा। जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो और तटबंधों का निर्माण हो। 12वीं शताब्दी में एक बृहद यानी कि एक बड़ा संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हन नाम के एक रचनाकार ने रचा था। कल्हन ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से अलग वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह एक असाधारण ग्रंथ था। अब देखिए, युद्ध अक्सर धन के लिए ही होता था, धन के लिए युद्ध। आपने ये ध्यान दिया होगा कि प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासक सदियों तक कन्नौज पर अपने नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे, यानी कि अपने सीमा क्षेत्र को लेके। चूँकि ये 3 पक्ष के बीच का संघर्ष था इसलिए इसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन शामिल थे? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश। जैसा कि आप आगे देखेंगे कि शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया, यानी कि अपना वर्चस्व दिखाने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। इसके बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान, गजनी एक जगह का नाम है, वहाँ का सुल्तान यानी कि शासक महमूद, इनका नाम था महमूद गजनवी, ऐसे शासकों में से थे जो कि धन के लिए बार बार आक्रमण करते थे। उसने 1997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप का मतलब भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। इसका निशाना था संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल है। ऐसा कहा जाता है कि ये कई टन यहाँ से सोना ले गया था। महमूद जो धन उठा ले गया उसका बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था और उसने अल बरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अरबी में लिखी हुई उनकी किताब है जिसका नाम है किताब अल हिंद, यानी किताब अल हिंद के रचनाकार है अल बरूनी। ये कौन थे? तो ये थे सुल्तान महमूद गजनवी के दरबारी थे। इनको
ये काम सौंपा गया था और अलबरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय, जिसे पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जाना जाता है, जिसका शासनकाल था 1168 से 1192 में। इसने सुल्तान महमूद गौरी को 1191 में हराया था, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया था। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि धन के लिए भी युद्ध होता था। अब इसके अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे चोल राज्य नज़दीक से एक नज़र, यानी कि चोल राज्य के बारे में जानेंगे और उसके आगे की बातें हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। पूरी वीडियो यहाँ तक अगर आपने देखी है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करके अवश्य जाए, कमेंट करके बताएं कि आपको ये हमारी क्लास कैसी लगी। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।